हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमको जो है बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ओके, तीनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा समय देना है, थोड़ा सा दिमाग, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर रखना है और फट से आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, देखो हालांकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं दोस्तों 9th-10th क्लास की हैं। 9th क्लास में 10th क्लास में आपने ये बेसिक मैथ्स पढ़े होंगे, बट फिर भी अपन यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होप कि आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जस्ट रिवीजन कर लीजिए, और नहीं आता हो तो फिर आप ध्यान से पढ़िए और सारी चीज़ों को नोट ज़रूर करना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो है हम दोस्तों डील करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करती है, फिर किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा वाले क्वेश्चंस नीट के सिलेबस में आना इम्पॉसिबल है, तो फिलहाल जस्ट हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, है ना। तो नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो फटाफट अपन समझते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिनकी पावर 1 हो। ध्यान से समझना मेरी बात। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिनकी पावर 1 हो। ठीक है, जिनमें दो वेरिएबल्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो लीनियर इक्वेशन अपन ने पढ़ा था ना, ग्राफ वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, ये वही इक्वेशन है ना। आप देख रहे हो ये वेरिएबल्स हैं और सबकी पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो दीज आर लीनियर इक्वेशंस। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, क्लियर है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इनमें दो वेरिएबल्स हैं तो अपन को जितने वेरिएबल्स होते हैं ना उतनी ही सारी इक्वेशंस। मान लो कि दो वेरिएबल्स है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए कम से कम इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। क्या सॉल्व करना है हमें, इसमें x और y का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। x और y का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है, क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, बेटर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अपन को दो इक्वेशन दिए हैं। नंबर 1 मान लो अपने को दी हुई है 3 + 2x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है अपने को गिवन है 2 + x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं, x और y, और इक्वेशन कितने हैं, दो ही हैं। तो इसका मतलब हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यदि 3 वेरिएबल्स होते तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए थी, मिनिमम 3 इक्वेशंस। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें क्या कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरी बात समझना दोस्तों, दो तरीके होते हैं इसमें, है ना। दो मेथड्स हैं बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो जो मेथड नंबर 1 है ना, बहुत सिंपल मेथड है ना। मेथड नंबर 1 क्या है, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन एंड पुट इनटू सेकंड इक्वेशन। तो बस फटाक से सर लिख लो कि फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड पुट इनटू सेकेंड। ठीक है, एक में से आप वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। आओ कैसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं दोस्तों। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 3 + 2x इज इक्वल टू y, और दूसरी इक्वेशन जो थी दोस्तों वो है 2 + x इज इक्वल टू y। तो एक काम करते हैं दोस्तों, पहली वाली इक्वेशन में y का वैल्यू जो है उसको उठा के दूसरी वाले पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरी वाली इक्वेशन है 2 + x इज इक्वल टू y की जगह पहला वाला पुट कर दो 3 + 2x। हो गया सिंपल। अब क्या करना है, 3 को उधर लेके चले जाओ, x को उधर लेके चले जाओ। सो 2 - 3 इज इक्वल टू 2x - x। अब ये तो मालूम है ना आपको, जब अपन इधर से उधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है यार, है ना। तो ये हमने कर दी, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू 2x - x। तो x का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब इस x का वैल्यू किसी एक में भी पुट कर दो। तो यहाँ पर है 2 + x की जगह -1 रख दीजिए इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर अल्टीमेटली y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखो आपको x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर सिंपल बेसिक किया क्या, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पर क्या किया है दोस्तों कि जस्ट एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दिया, है ना। ये अब चीज़ें इतनी बेसिक हैं कि अब इनको बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब आता है मेथड नंबर 2। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड,
है ना। तो एलिमिनेशन मेथड का हम कैसे यूज़ करेंगे, मेरी बात समझना। किसी एक इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मतलब मतलब घटा दो, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक वेरिएबल कम हो जाएगा, है ना, एक वेरिएबल कम हो जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अपना पुराना वाला इक्वेशन लेते हैं 3 + 2x = y, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2 + x = y। तो एक काम करते हैं, है ना, इस ऊपर वाली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब अपन इक्वेशन माइनस करते हैं तो सारा साइन माइनस हो जाता है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो बताओ अल्टीमेटली 3 - 1 = 1, है ना। 2x - x मतलब यहाँ पर प्लस x और y - y = 0। तो x = बताओ यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया कि नहीं आ गया, देखो वही का वही आ गया कि नहीं आ गया। तो एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देना, है ना, तो उसमें से एक वेरिएबल कम हो जाता है, फिर अपन को आगे सॉल्व करना है। तो ये वही बिल्कुल सिंपल बेसिक एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो ये देखो बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना जो है ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो मैंने आपको वापस से थोड़ा सा याद दिलाया। बाकी तो ऐसा है कि ये इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान होता है कि जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में वापस से अपन, है ना, ऐसा कभी सिचुएशन आएगा कि हमें दो इक्वेशन मालूम है और हमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वहाँ हम वापस यही मेथड लगा के देखेंगे। तो आपको अलग से ऐसा कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों लीनियर इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें पावर 2 लगा हुआ हो, है ना, जिसमें पावर 2 लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है यहाँ पर y = या मतलब y नहीं यहाँ पर जस्ट = 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है यहाँ पर x² - 3x + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर पावर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये पावर 2, है ना। तो इसमें और = 0 है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर देखो वेरिएबल है x, तो इस x के दो वैल्यूज फाइंड आउट हो सकते हैं, है ना, दो वैल्यूज, और उनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट्स। मतलब इस x का दो वैल्यू x = x1 एंड x2, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये x1 और x2 ये दोनों क्या हैं? रूट्स हैं। क्या हैं दोस्तों? रूट्स हैं। समझ में आई बात? तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसके दो वैल्यू फाइंड आउट हो सकते हैं, तो हमें ये दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके दो तरीके हैं वापस से, है ना, दो मेथड्स, है ना। तो मेथड नंबर वन इसको बोलते हैं अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करना, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करना। और दूसरा वाला जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं, उसमें अपन जस्ट एक बेसिकली इक्वेशन लिखते हैं, मेथड 2, है ना। और मेथड 2 को अपन जो है यहाँ पर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला, मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला अपन को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो मेथड 1 इज मिडिल टर्म स्प्लिट एंड मेथड 2 इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ट्रस्ट मी, ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो है ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और बहुत जल्दी हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा बस, और ये बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल डरने का नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीट के लेवल पे, जेईई मेंस के लेवल पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा वो ऐसे दिया जाएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के, ताकि वो मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट हो जाए। क्लियर है? और मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट हो जाता है तो फिर तो अपन मेथड 1 से ही इसको सॉल्व करते हैं। आओ एक सॉल्व करके देखें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और उसके बाद आप उसको करके देख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, यू विल गेट आंसर वेरी इजीली, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करने का एग्जाम्पल लेते हैं। यही जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया था, x² - 3x + 2 = 0। आओ इसी में मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब समझना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का एक रूल है कि यहाँ पर इस टर्म को अपन को स्प्लिट करना है, इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उनको जोड़े ना तो वापस यही मिल जाए। समझ में आई बात? मतलब इसको अपन ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि उन्हें वापस यदि अपन ऐड अप कर दें तो वहाँ पर हमको वापस यही मिल जाना चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत 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 स्पेशल बात है। इनको अपन स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, है ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा जिनको अपन ने स्प्लिट करके निकाला, उन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब -3x को अपन ऐसे स्प्लिट करें ताकि जिनमें अपन ने स्प्लिट किया उनको जब अपन गुणा करें तो वो किसके बराबर आए पता है?
2x² के बराबर है ना। आओ 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 करके देखते हैं, हाँ आओ करके देखें। तो यहाँ पर मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ, 3x को 2x माइनस एक्स, माइनस 2x माइनस एक्स। तो देखो उसको मैंने स्प्लिट किया, x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे, -2x माइनस एक्स तो क्या आएगा, -3x आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x²। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2x² ही आएगा। तो लो भाई साहब ये अच्छे तरीके से स्प्लिट हो गया। फिर से सुनना है, स्प्लिट करने की दो चीज़ें है ना, दो बातें। कैसे स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि उनको वापस ऐड करने के बाद हमें क्या मिले, हमें वही टर्म वापस से मिल जाए। और दूसरी चीज, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालने पर हमें क्या मिले, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आंसर मिले। समझ में आता है क्या। तो देखो अब क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें से कॉमन निकालना है। फर्स्ट इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, x मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पर देखो x बचा और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं -1 को कॉमन निकालता हूँ तो बताओ x और यहाँ -2 बचेगा इज इक्वल टू 0। नहीं बात समझ में आया। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकाल लिया और इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या निकाल लिया, -1 कॉमन निकाल लिया। तो -1 जब निकालेंगे तो यहाँ +x आ जाएगा और यहाँ पर +2 की जगह -2। अब सोच को देखो, -1 को अंदर यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, -x + 2 वही चीज़ मिल जाएगी ना। तो ऐसे ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब देखो अब इसमें से x -2 को कॉमन निकाल लो तो x -2 तो अंदर क्या बचेगा, x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, इज इक्वल टू 0 है तो x -2 इज इक्वल टू भी 0 लिख दूँ, x -1 इज इक्वल टू भी 0 लिख दूँ। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ जाए। देखो तो ये बेसिकली ये x1 है और ये x2 है, ये दोनों अपने को क्या मिल गए, इसके रूट्स मिल गए दोस्तों। क्या मिल गए, रूट्स मिल गए। मैं एक आध क्वेश्चन और आपको करके बता दूंगा तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना होता है। आप देख लो अच्छे से ध्यान से, यदि आपको नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके आप वीडियो को देख लो। अब दूसरा तरीका जो है दोस्तों वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का। तो फॉर्मूलाज देखना, याद रखना। एक्चुअली कभी काम तो ऐसा डायरेक्टली आया नहीं, बट ठीक है याद कर लो यार, अच्छा ही रहता है ना। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। समझ में आई बात। ये ए बी सी क्या है दोस्तों, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस टर्म्स में लिखूं, यदि ए बी के मतलब ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। तो आपको करस्पॉन्डिंगली इसको क्या करना है, जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बस आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कीजिए, मतलब कंपेयर करके वो वैल्यू निकालिए और a b c का वैल्यू पुट कीजिए। अब देखो यहाँ प्लस माइनस लगा है, मतलब एक रूट जो होगा उसका वो क्या होगा, एक रूट इसका यहाँ पर ऐसा, x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -b प्लस √b² - 4ac बाय 2a। और दूसरा रूट जो होगा x2 इज इक्वल टू -b, बीच में माइनस का साइन लगाओ, √b² - 4ac बाय 2a। समझ में आई बात। x1 और ये x2 हमको दो रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अदर देन दिस फॉर्मूला, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम तो बहुत मतलब विरले ही आएगा, लेकिन ठीक है वह तो है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इनके रूट्स के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, तो वो भी आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। x1 + x2 इज इक्वल टू -b/a, एक रिलेशन, और दूसरा रिलेशन ये आता है x1 × x2 इज इक्वल टू c/a, है ना। ये दूसरा रिलेशन है। हालांकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला कभी भी अप्लाई करने को नहीं आएगा, आप अप्लाई करके देख लेना फिर भी, है ना। कई बार क्या होता है कि कई बार हमें स्प्लिट करते नहीं आता, हमें नहीं आता यार किस टर्म में स्प्लिट करें, तो जब दिमाग नहीं चलता तो अपन को यही फॉर्मूला यार काम आता है वहाँ पर, है ना। तो अब जो अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा याद रख सकता हूँ, मेरी मेमोरी पावर अच्छी है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, ओके, कभी भी यूज़ आ सकता है। चलो तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल देते हैं और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं, ना, दोनों तरीकों से, है ना। दूसरा वाला तरीका मैं नहीं लगा रहा है ना भाई साहब, आप ही करके देखो। फॉर्मूला है बस, जस्ट आपको ए बी रिकग्नाइज करना है और वो फॉर्मूले में ए बी सी जस्ट पुट करना है और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, जस्ट थोड़ा सॉल्व करना है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और कुछ भी नहीं। मैं जस्ट यहाँ पर आपको जो सिंपलेस्ट तरीका है और जो सबसे यूजेबल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है ना। क्वेश्चन,
क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे स्प्लिट करें, ये मिडिल टर्म है, ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उसका सम जो है वो 5x आए और प्रोडक्ट जो है -12 मतलब -24x² आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्या करें 7 और 2 में करें क्या, नहीं तो वो 24 नहीं आएगा। फिर किस में कर सकते हैं, सोच के देखो 6 और 1 में तो 6 ही आएगा, मतलब 4 और 3 में करेंगे तो मतलब 12 ही आएगा। क्या करें, 8 और 3 में कर सकते हैं ना, बस बहुत बढ़िया। 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। बस वो आपको देखना पड़ेगा, यही दिमाग लगाना है यहाँ पर कि किस में स्प्लिट कर सकते हैं, थोड़ा आसपास थोड़ा सा आपको वो करके देखना पड़ेगा। अब 8x माइनस 3x करेंगे तो ऐड करेंगे इन दोनों को तो 5x ही आ जाएगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 24x², इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब आपने सही से स्प्लिट कर दिया है। अब आते हैं अपन इसमें से कॉमन निकालने वाला खेल। तो इन दोनों में से जो है अपन इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं 2x, तो यहाँ पर बचता है x, ठीक है, और यहाँ बचता है +4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, -3 कॉमन निकालते हैं, तो x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से x + 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा, x + 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x + 4 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 आ गया, और यहाँ पर जो है 2x इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो ये आ गया। तो दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, ये रूट्स आ गए दोनों के। ठीक है, तो ये देखो अपन ने ये दो रूट्स जो है निकाल लिया। तो अब बोलोगे सर ये कब काम आता है, तो जब काम आएगा तब बता दूंगा आपको, है ना। कई बार कई बार जब अपन फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे तो हमें बार बार ये जो है काम आता ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके देखो यार, है ना। 10x² माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बताओ, ये वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का कोशिश करो। यार सिंपल देख के ही समझ में आ रहा है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या 50x² आ जाएगा, तो 27 के आसपास जो है ऐसा कुछ स्प्लिट करने पे 50, 25 और 2, क्लियर है बॉस। 10x² माइनस 25x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अरे हो गया ना स्प्लिट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -25x माइनस 2x क्या आ जाएगा, -50x², फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, खेल खत्म। बस अब वापस से वही कॉमन लेना है और वही खेल तमाशा करना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों यहाँ पर अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वो भी देख लिया। आप देख लो अच्छे से, पूरी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर लिख दी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, और ये हो गया। ठीक है, अब आता है दोस्तों एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 11th-12th की मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं अपने को, है ना, नहीं पढ़ाया जाता बेसिक्स में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम का कई बार बार यूज़ आता है, छोटी सी चीज़ है, एक बार समझोगे ना तो खेल खत्म हो जाएगा। आप समझना क्या है कि जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि a + b का होल स्क्वायर, तो आपको वो इक्वेशन याद होगी, होल क्यूब दे दिया जाए, लेकिन मान लो a + b का होल 7 दे दिया जाए, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, है ना। तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। कब लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है 1 + x⁴n, n मतलब वो दैट वैल्यू में भी एनीथिंग, है ना। अच्छा, अब बाइनोमियल थ्योरम का दोस्तों जो बड़ा वर्जन है ना, जो बड़ा फॉर्म है, वो इतना बड़ा है कि आप डर जाओगे, है ना। वो मतलब 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है, जेईई मेंस लेवल की, उसमें पढ़ाई जाती है ना। हमको बाइनोमियल थ्योरम का एक लिमिटेड यूज़ है, और वो लिमिटेड यूज़ जानते हो कब कब आएगा, एक स्पेशल कंडीशन में, है ना। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है ये समझना ज़रा, है ना। वो स्पेशल कंडीशन है कि x जो है, ये जो x है, दैट शुड बी लेस देन 1, ये जो x है दैट शुड बी लेस देन 1, और यदि ये x लेस देन 1 है तो इन केस बाइनोमियल, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वी विल गेट 1 + n, जो आके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा nx। समझ में आया क्या, अरे बोलने का, क्लियर है, अरे बोलो, है ना।
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा एक इक्वेशन आ जाएगा, है ना, एग्जांपल आ जाएगा, मान लो ऐसा इक्वेशन आ गया 1 प्लस a बाई बी टू द पावर 7, ठीक है, 1 प्लस a बाई बी टू द पावर 7। इस कंडीशन में हमें गिवन है a इज़ वेरी लेस देन b। यदि a बहुत छोटा है दोस्तों तो इसका मतलब a बाई बी विल बी लेस देन 1। समझ में आई बात? अरे मतलब a बहुत छोटा है तो ये a बाई बी, a b बहुत बड़ा है तो a बाई बी करेंगे तो 1 से बहुत ही छोटा आएगा, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 7a बाई बी। समझ में आई बात? डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो बस बाइनोमियल थ्योरम का इतना सा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अपने को तो यूज़ नहीं है, और जहाँ पर यूज़ आएगा बस आप इतनी सी याद रखना, इतनी सी बात याद रखोगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बस, है ना दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हमें कुछ एक्सपोनेंशियल की चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में खेलना है। क्या करना है? एक्सपोनेंशियल का मतलब है हमें क्या करना है, पावर में खेलना है ना, इसकी पावर वो, उसकी पावर वो, बस इसी में खेलना। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको बहुत चीज़ें याद होंगी, बट फिर भी एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ सारी चीज़ें। हाँ, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, आओ फटाफट देख लो। कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले नंबर 1, किसी की भी पावर x की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 आता है, किसी का भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 ही आएगा। दूसरा आता है, मेरी बात समझना, x की पावर a है, उसकी भी पावर b है। समझ में आई बात? तो ये वैल्यू हमेशा x टू द पावर a इंटू बी हो जाएगा, मतलब पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि मान लो कि 4 स्क्वायर का पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द पावर 6 आ जाएगा। समझ में आती है बात? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पर ऐसा आएगा, मेरी बात समझना, है ना। थर्ड फॉर्मूला, मान लो x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b है ना, मतलब जो बेस है x वो सेम है ना। तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, x टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, x टू दी पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहते हो, एक एग्जाम्पल ले लो यार बेटा। जैसे मान लो, है ना, 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 टू दी पावर 5। क्लियर है? वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? परफेक्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मान लो x टू दी पावर मान लो a अपॉन एक्स टू दी पावर b है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस बी। ठीक है, x टू दी पावर a माइनस बी, मतलब अपॉन में है तो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाता है यार। ठीक है, तो जब अपन बेस सेम है, x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई भाई साहब। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 माइनस 2 मतलब 3 स्क्वायर। समझ में आया बात, है ना। बिल्कुल सिंपल है, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से 10th में पढ़ी होंगी। बिल्कुल चीज़ें ऐसी की ऐसी फॉर्मूले जो हैं 10th में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आगे अपन समझते हैं, x टू दी पावर n यदि है, ठीक है, तो वो अपॉन में यदि जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। समझ में आई बात? ये नीचे है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, और इसको मैं ऐसा कहूँ 1 बाय एक्स टू दी पावर n है ना, तो ऊपर आके एक्स टू दी पावर माइनस n हो जाएगा। समझ में आई बात? नीचे कर दो ऊपर कर दो तो साइन बदल जाता है ऊपर का, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, मान लो 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा 1 बाय 3 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, बस इतनी सी बात और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों, मान लो कि ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है कि x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर a, मतलब अब बेस अलग अलग है, पावर जो है वो सेम है ना, बेस अलग अलग है, वो पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर a। ठीक है, x जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे मान लो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। समझ में आई बात? ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ मान लो कि अपने को कभी ऐसा दे रखा हो अंडर रूट एक्स, का मतलब होगा एक्स टू द पावर 1/2।
फिर क्यूब रूट एक्स टू दी इज इक्वल टू होगा एक्स टू दी पावर 1/3, ठीक है। फिर मान लो रूट 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1/5, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें एक्सपोनेंशियल एक बार फिर देख लो, पूरी स्क्रीन के सामने लाइन से लिखता हूँ मैं, ये देखो पूरा लाइन आए हो, आपको दिख रहा होगा। चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लो अच्छे से। एक्सपोनेंशियल की पावर, कुछ ही किसी की भी एक्सपोनेंशियल पावर में शून्य है मतलब आंसर विल बी 1, है ना, यू मस्ट रिमेंबर इट। फिर एक्स टू दी पावर ए और उसकी भी पावर बी है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना। फिर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो वो पावर ऐड हो जाएगा, और यदि वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं, यदि वो डिवाइड में है तो फिर माइनस हो जाएगा। अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद ऊपर यदि पावर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना है। फिर बेस अलग अलग हैं तो बेस मल्टीप्लाई होके पावर सेम आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तो ये मालूम ही है, ठीक। चलो तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पावर खेलते हैं, कुछ क्वेश्चन है ना पावर के करते हैं। देखो वैसे तो जहाँ पर आएंगे वहाँ पर अपन एज इट इज इसको सॉल्व कर ही लेंगे, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लाइन से देता हूँ, लिख डालो फिर एक एक करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। मान लो 8 टू दी पावर 2/3 है, ठीक है, यहीं हाथों हाथ सॉल्व कर लेंगे अपन। फिर मान लो 256 की पावर 3/2 है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1/2 दी पावर 5/2, समझ आई बात। ये लो 3 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ 4 कहाँ से लिख रहा हूँ, 3 ही है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस फटाफट करके बता दो तो यार, फटाफट वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, अपना दिमाग लगाना। चलो आई होप आपने कर लिया होगा हमेशा की, फटाफट आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यार 8 की पावर 2/3 मतलब 8 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3, या मैं यूं कहूँ ऐसा समझ लो कि 8 की पावर 1/3 उसका पावर 2, एक ही बात है, मतलब दोनों में से एक दोनों पावर में से कोई भी एक अपन सॉल्व लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, 8 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8, ये कितना आता है, 2 आता है। अरे 2 × 2 × 2 मतलब 2 टू दी पावर 3 मतलब ये 8 हो जाएगा, नहीं बात समझ में। अरे यार क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो बेसिकली 2 टू दी पावर 2 मतलब आंसर विल बी 4। समझ में आया कि नहीं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों 10th क्लास का, बिल्कुल 10th क्लास में ये सब कुछ पढ़ाते हैं यार, है ना। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर 256, तो यहाँ पर क्या करें दोस्तों, मेरी बात समझना। 256 का पावर 1/2 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा, वेरी सिंपल यार। तो √256 का मतलब होता है 16। अब कुछ चीज़ें दोस्तों देखो याद, अब देखो ऐसा है, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से आपको याद हो जाए कि √256 बराबर 16 होता है। ये थ्रू आउट द सेशन जब अपन धीरे धीरे अपन फिजिक्स पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ये अपनी बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है 16 और 16 का पावर 3 मतलब 16 × 16 × 60, आप सॉल्व करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, दैट विल बी 4096, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसको सॉल्व करते दोस्तों, 1/2, तो बेसिकली 1/2 की पावर 5 की पावर 1/2 है कि नहीं। अरे हाँ या ना, 1 की पावर 5 1/2 तो 1 ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली 1/2 की पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 5 बार 2 को गुणा करना है, तो दैट इज 32 का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट क्या आएगा, इसका मतलब आ जाएगा √32। अच्छा अब 32 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 16 × 2, तो ऐसा लिख सकते हैं √16 × 2, तो √16 तो 4 आता है, तो 4 ये आ जाएगा आंसर अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 दी पावर 5/2 मतलब 1/4√2। ये सिंप्लीफिकेशन करने के तरीके हैं, क्लियर है। तो इतना ही था, देखो बिल्कुल बेसिक है ये सब चीज़ें, जस्ट आपको कुछ बातें जो आपने 10th क्लास में पढ़ी उनको याद कराने के लिए था, है ना। ये देख लो एक बार, सारे फॉर्मूले आपको नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ाया आपको दोबारा इसीलिए गए ताकि आपको चीज़ें थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। चलिए सो ये हो गया एक्सपोनेंशियल की बात। अब आते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लॉग, है ना, लॉगरिथम। अब यार ये लॉग क्या होता है भाई साहब, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना है ना। लॉग क्या है, जो यार अभी 11th में आए हैं, मतलब बायोलॉजी के बच्चों, उनके लिए तो ये शब्द बड़ा नया है यार, उनको लगता है भाई साहब ये क्या चीज़ है। इनफैक्ट थ्रू आउट द सेशन कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अलावा लॉग भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे थोड़ा डर तो लगता है ना।
तो हमें डर नहीं लगाना है, समझना है अच्छे से कि लॉग क्या चीज़ है, ठीक है। तो लॉग कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल टूल है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए? ये जो एक्सपोनेंशियल पढ़ के आए ना अभी हम, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का टूल है। तो थोड़ा एक लिख लो यार, मैंने कहा कि हमेशा एक संपूर्णता की फीलिंग आती है यदि अपन डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिख लो लॉगरिदम इज अ मैथमेटिकल टूल which is opposite to exponential function. Or used to simplify exponential function. सिंपल सा टूल है, अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। आप ज़रा समझना कि यार कैसे कैसे लॉगरिथम का बेसिक मतलब क्या है। दोस्तों मतलब समझना बड़ा शानदार और बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनना है ना। एक एग्जांपल देके मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मान लो आपको दिया हुआ हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किस पे दिया हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दिया है, क्या दिया हुआ है? 10 to the power 5, तो कितना होगा? 5 0 लगा दो, है ना, 1 लाख। 10 to the power 5 का मतलब होता है 1 लाख, ठीक है। 10 to the power 5 का मतलब 1 लाख होता है। इसी चीज़ को लॉगरिदम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समझ रहे हो? समझना मेरी बात, है ना, उल्टा है। एक बार मैं स्टेटमेंट बोलूँगा तो बिल्कुल फट से क्लियर हो जाएगा, मेरी बात समझना। जब 10 to the power 5 करेंगे, है ना, 10 क्या है दोस्तों? ये है बेस, है ना, 5 क्या है? पावर, है ना। तो जब बेस पे 10 बेस पर जब 5 की पावर चढ़ाते हैं तो हमें आंसर 1 लाख मिलता है कि नहीं मिलता है? इसी का एग्जैक्टली उल्टा जब हम लॉग बेस 10 निकालेंगे, किसका? 1 लाख का, तो हमें मिलेगा 5। सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर सुनो ध्यान से। मैंने कहा जब बेस 10 पर या 10 की पावर 5 लगाएंगे, जब बेस 10 पर पावर लगाएंगे 5 की, तो हमें 1 लाख मिलेगा। उल्टा क्या बोलूंगा कि जब अपन 1 लाख का लॉग निकालेंगे बेस 10, 1 लाख का जब अपन लॉग निकालेंगे बेस 10, तो 5 मिलेगा, पावर मिलेगा। एक बार फिर सुनो, वही स्टेटमेंट दोहराता हूं। जब बेस 10 पर अपन 5 की पावर लगाते हैं तो हमें 1 लाख मिलता है। जब 1 लाख का लॉग निकालते हैं बेस 10 के साथ तो हमें 5 मिलता है। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल और लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लो भाई साहब, एग्जाम्पल और मान लो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, सबको मालूम है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जब अपन लॉग निकालेंगे 36 का, बेस क्या रख के 6, तो हमें आंसर में 2 मिलेगा। नहीं बात समझ रही? जब 6 बेस में पावर चढ़ाई अपन ने 2 की तो हमें 36 मिला, और जब 36 का लॉग निकालेंगे विद बेस 6 हमें आंसर मिलेगा 2। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। क्लियर है? अब एक बार आप आत्ममंथन करो, एक बार सोचो कि ये कैसे हो गया, ठीक है। मैंने 2-3 बार बता दिया है, आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो फिर से देख सकते हो, आपको अभी भी लॉग में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन बचा हो तो, ठीक है। आओ ज़रा समझते हैं कि यार अब लॉग तो समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल का उल्टा है, बट लॉग को सॉल्व करने के कुछ लॉज होते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक रूल्स ऑफ लॉग, है ना, बेसिक रूल्स ऑफ लॉग। अब मेरी बात समझना कि उसके बेसिक रूल्स अपन पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक रूल से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ और पता होनी चाहिए, है ना। लॉग जो है वो अपन 2 टाइप से अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब लॉग तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन 2 लॉग जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहला होता है दोस्तों नेचुरल लॉग। जब अपन नेचुरल लॉग मतलब जब अपन लॉग के बेस में ई लगाते हैं, अब एक्सपोनेंशियल, है ना। अब दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल क्या है? एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं दोस्तों बेटा, जैसे ई है ना, ये जस्ट एक कांस्टेंट है ना। ई जो है दोस्तों एक कांस्टेंट है, जस्ट सिंपल सा कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का वैल्यू 2.7 समथिंग होता है, तो जस्ट ई इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल कांस्टेंट, जस्ट अ सिंपल कांस्टेंट, नथिंग एल्स, ओके। तो नेचुरल लॉग मतलब जिसमें बेस ई लगा हो। और दूसरा होता है दोस्तों दैट इज प्रैक्टिकल लॉग।
प्रैक्टिकल लॉग मतलब जिसमें बेस 10 हो। समझ में आई बात? दो टाइप का लॉग। तो जो रूल हम पढ़ रहे थे उसमें पहला रूल जो है यही है, नेचुरल लॉग और प्रैक्टिकल लॉग में जो रिलेशन है। तो याद रखना, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक अपने पास दिया हुआ है लॉग बेस EX, तो उसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना है, लॉग बेस 10x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? लॉग बेस EX में जब अपन 2.303 करेंगे तो वो लॉग बेस 10 हो जाएगा। समझ में आता है क्या? क्लियर है? लॉग बेस E में जब अपन 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉग बेस 10 हो जाएगा। ठीक है? तो ये है नेचुरल लॉग और प्रैक्टिकल लॉग का एक रिलेशन। नंबर दो जो रूल है, दैट रूल इज, मान लो लॉग m की पावर n लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये जो n है ये सामने आ जाता है n इंटू लॉग m हो जाता है। समझ में आता है बात? मतलब जो m के पावर में लगा हुआ है तो वो पावर सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना। ठीक है? फिर जो तीसरा है दोस्तों वो दैट इज, मान लो लॉग m इंटू n है, तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है? लॉग m प्लस लॉग n, ये एक तीसरा रूल है। फोर्थ जो रूल है दैट इज लॉग m बाय n है मान लो, तो दैट विल बिकम लॉग m माइनस लॉग n। समझ में आया क्या? लॉग m माइनस लॉग n। क्लियर? चलिए फिर सबसे और बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक पांचवा लॉ। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एक पांचवा लॉ, याद रखना इस चीज़ को हमेशा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डॉट डी एक्स हमेशा क्या होता है, नेचुरल लॉग बेस EX। समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे लॉग सॉल्व करने में बहुत बहुत काम आने वाले हैं, इनको अच्छे से देख लो, अच्छे से मेमोराइज कर लो। ठीक है? अब दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट यार, जैसे नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल लॉग है ना। तो अपन जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लॉग बेस 10 1 की मैं बात करूं तो ये आता है 0। ठीक है? फिर दूसरा मैं यहाँ पर लॉग बेस 10 2 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है 0.3। ठीक है? फिर मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू, मतलब यार थोड़ा सा ऐसे लो इसको, ऐसे लो, ऐसे में तो पूरे में लॉग लॉग लिखते रह जाएंगे यार, है ना। ऐसे ले लो दोस्तों इसको, जैसे लॉग बेस x है तो हमें यहाँ पर जो भी आउटपुट मिला वो। ठीक है? तो नंबर 1 मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 ले लूँगा तो हमको आउटपुट मिलेगा 0, मतलब लॉग बेस, सॉरी ई नहीं, ये लॉग बेस 10 है। हाँ, ये प्रैक्टिकल लॉग की मैं बात कर रहा हूँ। तो लॉग बेस 10 x, और x का वैल्यू यदि 1 हुआ तो आंसर विल बी 0, x का वैल्यू 2 हुआ तो आंसर विल बी 0.3, x का वैल्यू 3 हुआ तो आंसर इज 0.4। तुम देख रहे हो एक एक बढ़ता जा रहा है, मतलब 3 है तो 0.4 है, लेकिन ऐसा सिर्फ ये शुरू के 3 में होता है। उसके बाद यदि मान लो x इज इक्वल टू 4 है तो आंसर आएगा 0.5 की जगह 0.6, याद रखना। हाँ, 0.5 की जगह 0.6। फिर x इज इक्वल टू 5 आता है तो 0.6 की जगह 0.7, और x इज इक्वल टू 6 आता है तो 0.7 की जगह 0.8 आता है। ये 3 का एक ग्रुप आ गया, मतलब इसमें 2-2 आगे चल रहा है ना, एक आगे नहीं, इसमें एक आगे चल रहा था, इसमें 2-2 आगे चलेंगे। अब जो आएगा, अब आएगा log इज इक्वल टू 7 चल रहा है तो वो आता है log इज इक्वल टू 7 मतलब आता है 0.89, है ना, 0.8 भी नहीं, 0.89, 0.8 तो आ चुका है। फिर x इज इक्वल टू 8 आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आता है 0.9। ठीक है? फिर x इज इक्वल टू 9 आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाता है 0.95। ठीक है? ये तीनों भी एक साथ 0.89, 0.9, ऐसे आप इसे बंच में याद रखो ना, 3-3 के, तो आसानी से। और log यदि 10 है तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है? तो ये दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं लॉग से रिलेटेड, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखवा दिया। आप देखो यहाँ पर लॉगरिदम का सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। ठीक है? चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉग पर बेस्ड, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है? इफ y is equal to 1 by x, then find y dot dx का इंटीग्रल बिटवीन 2 to 3। समझ में आई बात? y is equal to 1 by x दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन करना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है?
तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कर लो, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो y डॉट डी एक्स का इंटीग्रल करना है 2 से लेकर 3 तक, तो y इज इक्वल 1/x डॉट डी एक्स का इंटीग्रल है 2 to 3, ठीक है। तो द 1/x मतलब लॉग बेस ई एक्स लिमिट 2 to 3। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग बेस ई पहले 3 पुट करेंगे माइनस, फिर लॉग बेस ई जो है 2 पुट करेंगे। अब बताओ लॉग बेस ई 3 लॉग बेस ई 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 3/2। बाकी इसको कोई मतलब सॉल्व करने का तरीका नहीं है, सॉल्व करने का इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। लॉग अपन को नेचुरल लॉग का वैल्यू पता है ना, तो पहले इस प्रैक्टिकल लॉग मालूम है, ये नेचुरल लॉग को पहले प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए 2.303 दोनों में, तो वो कॉमन आ जाएगा, लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 2, ठीक है। तो 2.303 लॉग बेस 10 मतलब 0.4 और लॉग बेस 2 मतलब 0.3। समझ में आता है क्या यार, बस इसको आपको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो लॉग पे बेस दोस्तों इतनी ही चीज़ है। अब बस एक लास्ट चीज़ जो है, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड, है ना। एक बहुत ही अलग चीज़ है इनसे अलग, बट एक छोटा सा ट्रिक है सॉल्व करने का। जैसे मान लो a/b इज इक्वल टू c/d दिया हुआ है, c प्लस d अपॉन c माइनस d दिया हुआ है, तो अपन इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिख दो और इधर c/d लिख दो, है ना। तो ये जो एक मेथड है दैट इज कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो मेथड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तब बता दूंगा। जस्ट यू शुड रिमेंबर दैट वर्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। एंड ये मैंने क्या किया, a/b इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो उसको उल्टा किया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ गया और वहाँ c/d आ गया सिर्फ, ठीक है। दैट्स ऑल। यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने लॉग, मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप देख लो कुछ यदि आपका लिखा हुआ नहीं हो तो आप लिख लो। ये वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नहीं दोस्तों, दैट इज़ प्रैक्टिकल लॉग यार, है ना। लॉग बेस 10 है ना। आई एम सॉरी कभी कभी ऐसा छोटा मिस्टेक हो जाता है, प्लीज़ डू लेट अस नो कि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स ऐसा हो गया, दैट इज़ प्रैक्टिकल लॉग, ओके। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले जो हैं बेसिक रूल ऑफ लॉग भी मैंने बता दिया। लॉग का बेसिक मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, एक्सपोनेंशियल के सारे फॉर्मूले अपन ने लिखे यहाँ पर। फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा अपन ने। फिर यहाँ पर अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, 2 मेथड्स वो भी अपन ने देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन को 2 मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। और अच्छी बात ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स के जस्ट बाद हम मेन कोर चैप्टर्स की तरफ जा रहे हैं। हम काइनामेटिक्स पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, काइनामेटिक्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, असाइनमेंट हो तो वो कर लेना, PDF डाउनलोड करने का हो तो वो करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।